हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें दिए गए सेंटेंस में कि लिखा गया पर्टिकुलर वर्ड वो नाउन है या कुछ और है। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस 10 नंबर के सीरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 10 नंबर फ्री में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक और हम बहुत डिटेल में इसको सीखेंगे कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लिखा गया वर्ड आखिर नाउन है तो कैसे है। ठीक है, तो आइए इस बात को हम देखते हैं। इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर उसे आप नहीं देखें तो पहले जाकर ज़रूर देखें। क्योंकि जब तक उसे नहीं देखेंगे ये बात अच्छे से नहीं समझ में आएगी। तो इसके पहले की 2 वीडियो बनी है, एक बेसिक पार्ट पे बनी है और जो दूसरा बना है वो किस पे, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन पे बनी है, यानी कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको हम छोटे और मोटे तौर पे सीख चुके हैं। अब यहाँ डीपली बात करेंगे हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप अपनी हेडिंग बनाएंगे नाउन आइडेंटिफिकेशन। क्या बनाएंगे? नाउन, ऐसे बॉक्स लगाएंगे और लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि नाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नाउन को आइडेंटिफाई करने की, तो इस नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब इस नाउन को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो को अगर आप देख चुके होंगे तो, कि इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। किसमें? एक ऐसा नाउन जिसे हम देख सकते थे, जिसे हम विजिबल कह दिए, विजिबल नाउन जिसे हम देख सकते थे, और एक ऐसा जिसे हम नॉन विजिबल कहते हैं, या उसे हम फील ओनली कह के चलते हैं, कि जिसे हम केवल फील करते हैं। यानी कि नाउन अपने आप में 2 हिस्सों में डिवाइड था। यहाँ तक की बात आपको पता है, एक है विजिबल नाउन, दूसरा है फील ओनली या नॉन विजिबल। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब ना जो विजिबल नाउन होते हैं, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, अगर उनको आप गौर करें, उनको ध्यान से देखें, तो ये भी अपने आप में 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये भी अपने आप में कितने हिस्सों में डिवाइड है? 2। आप बताएंगे मुझे कौन कौन सा? चलिए मैं बता देता हूँ। इनमें एक होते हैं पर्सन, जिनको हम अलग रखे हैं, पर्सन, और जो दूसरा होता है वो हो जाते हैं एनिमल या थिंग्स। एनिमल कुछ भी हो सकते हैं, थिंग्स, एनिमल्स या बर्ड्स, जो भी हो गए ये हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो पर्सन होते हैं ना, ये सेंटेंस में जाने के बाद ये 2 तरह से वर्क करते हैं। मतलब इनको भी अपने आप में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये सेंटेंस में जाएंगे तो ये या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर काम करेंगे या उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। यही 2 काम करते हैं हमारे जो पर्सन होते हैं। और जो थिंग्स या एनिमल्स होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी जाएंगे तो अपने आप में 2 काम करेंगे। कौन सा? ये भी या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेंगे। आप सेंटेंस लिख करके देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या करूँगा, सब पे एक एक एग्जाम्पल दे करके आपको अच्छे से समझाएंगे। जो थिंग्स या एनिमल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अपने आप में सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे। अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस लिखिए जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम ना करते हों, लेकिन करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह का भी काम करते हैं, जिसकी हम चर्चा बाद में कर लिया करेंगे, लेकिन फिलहाल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। और ये जो फील ओनली है ना, फील ओनली, ये भी अपने आप में 2 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, पहला चीज कि ये भी जाएगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। मतलब ये नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन सब्जेक्ट बना है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सेंटेंस में हु लगाकर क्वेश्चंस करना पड़ेगा, और उस हु का रिप्लाई जो आएगा वो हमारा नाउन होगा। मतलब
हु का जो रिप्लाई आएगा वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, वो पर्सन के रूप में होगा और उसे हम विजिबल मतलब देख सकते होंगे और इस प्रकार से वो नाउन हो जाएगा। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट होगा तो किसका रिप्लाई बनेगा, हुम का। और यहाँ पे अगर वो थिंग्स या एनिमल्स में बात करूँ तो वो सब्जेक्ट होगा तो किसका रिप्लाई बनेगा, व्हाट का। किसका, व्हाट का। और ऑब्जेक्ट होगा तब भी व्हाट का बनेगा, तब भी किसका रिप्लाई बनेगा, व्हाट का। मतलब ये सब्जेक्ट में भी व्हाट का रिप्लाई और ऑब्जेक्ट में भी व्हाट का रिप्लाई, ये तो चेंज ही नहीं होगा। और फील ओनली की बात करूं तो ये क्या होगा, ये भी नाउन होगा अपने आप में, लेकिन ये भी व्हाट का रिप्लाई बनेगा और ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाए तो तब भी ये व्हाट का रिप्लाई बनेगा। यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाए तब भी व्हाट का रिप्लाई और ऑब्जेक्ट के तौर पे देखा जाए तब भी व्हाट का रिप्लाई। आइए इनको ना हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस पार्ट में मैं एग्जाम्पल्स लिखूँगा। अब मैं यहाँ डायरेक्ट हु से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ कि राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला। हु प्लेड क्रिकेट, बताइए, हु प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेला, आपने बोला सर राम प्लेड क्रिकेट, राम ने खेला। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि ये जो राम है ये इस हु का रिप्लाई है? ऐसा तो लग रहा होगा कि इस हु का रिप्लाई राम बना, और इस हु के रिप्लाई को हम सब्जेक्ट कहते हैं और वो कोई पर्सन होंगे और वो नाउन होंगे। ओके, यहाँ पे क्या समझ पाए कि ये जो हु का रिप्लाई है राम, ये एक नाउन हुआ। अगर फिर मैं पूछूंगा राम प्लेड, राम ने खेला, व्हाट, अब बताइए क्या ये कोई पर्सन है या थिंग्स में आ जाएंगे? थिंग्स में आ जाएंगे। आपने बोला किस में आ जाएंगे? थिंग्स में आ जाएंगे। तो जब थिंग्स में आएंगे तो ये व्हाट के रिप्लाई बनेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के तौर पे हो या ऑब्जेक्ट के तौर पे हो। या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, बनेंगे रिप्लाई किसके? व्हाट के बनेंगे। किसके? व्हाट के। तो बताइए राम प्लेड व्हाट, राम ने खेला क्या? राम ने क्या खेला? आपने बोला क्रिकेट खेला। तो राम प्लेड व्हाट, तो आपने बोला कि सर क्रिकेट खेला। तो राम प्लेड व्हाट, राम ने क्रिकेट खेला। तो इसका मतलब क्रिकेट भी क्या हुआ? व्हाट का रिप्लाई। और जब व्हाट का रिप्लाई हुआ इसकी वजह से बोलेंगे ये भी एक नाउन बना। क्या बना? नाउन। और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा मोहन केम यस्टरडे, मोहन केम यस्टरडे, मोहन ने कल आया या मोहन कल आया था। अब इस सेंटेंस में आप बताएंगे कि नाउन कौन है। अब ये यहाँ तो मैंने बताया, यहाँ आपकी बारी, बताइए। मोहन केम यस्टरडे, मोहन केम यस्टरडे, मोहन कल आया था, बताइए। तो मैं पूछूंगा हु केम यस्टरडे, कौन कल आया था? आपने बोला सर मोहन केम यस्टरडे। क्या बोला? मोहन केम यस्टरडे, मोहन ने कल आया था। इसका मतलब आप समझ पाए होंगे कि अगर किसी दिए गए सेंटेंस में हम हु का लघु लगा के प्रश्न करें और हु के जो रिप्लाई आएंगे उसे हम बोलेंगे कि वो नाउन है। वो क्या है? नाउन है। तो हु केम यस्टरडे, मोहन केम यस्टरडे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और सेंटेंस आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख दूंगा आई छोड़िए, अभी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मोहन टीचेज सीता, मोहन टीचेज सीता, मोहन सीता को पढ़ाता है। मैं पूछूंगा हु टीचेज सीता, सीता को कौन पढ़ाता है? हु टीचेज सीता। आपने बोला मोहन टीचेज सीता। तो ये किसका रिप्लाई बना? हु का। तो क्या बना? हु का रिप्लाई क्या बनेगा? बोलेंगे नाउन बनेगा। अब मोहन टीचेज पढ़ाता है, हुम किसको? मोहन टीचेज हुम। अब ये किसका रिप्लाई बना? हुम। और ये पर्सन है, और पर्सन अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे जाए तो आप उसको क्या लगा के प्रश्न करेंगे? हुम लगा करके। जैसे मोहन टीचेज हुम, मोहन पढ़ाता है किसको? सीता को। तो ये किसका रिप्लाई बना? हुम का। तो यहाँ से आप एक बात समझ पाए होंगे
कि हु लगा करके प्रश्न करने के बाद जो आंसर आएंगे वो नाउन होंगे, हुम लगा के करने के बाद भी नाउन होंगे, और हु और हुम के जो रिप्लाई होंगे वो पर्सन्स होंगे, और हु का रिप्लाई पर्सन्स के तौर पे सब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई पर्सन्स के तौर पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट होंगे। और इन बातों को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नोट कर सकते हैं। तब तक इसे आप नोट कीजिए। चलिए अभी इसे हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज कर दें। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को रहने देते हैं, इसी को इरेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे और कुछ एग्जांपल्स हम सोच रहे हैं आपके सामने लिखें। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा जिया बॉट बुक्स। अब इसमें ना आप नाउन पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे, नाउन। हु बॉट बुक्स, बुक्स कौन खरीदा, किसने खरीदा, तो जिया, ये नाम है किसी का, ठीक है। तो हु बॉट बुक्स, तो आपने बोला सर ये हु का रिप्लाई बना, इसकी वजह से ये क्या बना, नाउन बना। अब जिया बॉट खरीदी, क्या, व्हाट, तब कहेंगे सर ये तो व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, तो इसका मतलब व्हाट के रिप्लाई को हम क्या बोलेंगे, नाउन, यानी कि हाँ बुक्स नाउन हो गया। क्या आप बातें समझ पाए या नहीं समझ पाए, समझ पा रहे होंगे। मतलब देखिए अगर टोटल मिला जुला के आप देखेंगे तो हु, हुम, व्हाट, 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 यानी कि सब मिल करके हो गए व्हाट, और ये हो गया हुम, और ये हो गया हु। मतलब हमें नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हु लगा के क्वेश्चंस करना पड़ेगा, हुम लगा करके क्वेश्चंस करना पड़ेगा, व्हाट और ये सब मिल करके व्हाट। यानी कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन के नीचे आप लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। कौन से क्वेश्चंस के, हु के, हुम के और व्हाट के। मतलब इन तीन वर्ड का जो आंसर्स बनेगा वो हमारा नाउन होगा। अब तो ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, जिया बॉट बुक्स, हु बॉट बुक्स, जिया। जिया बॉट व्हाट, बुक्स। ये बुक्स क्या हुआ हमारा, नाउन, और ये भी क्या हुआ, नाउन। तो जिया ने बुक खरीदी, तो जिया क्या हो गई, नाउन, क्योंकि हु का रिप्लाई है, और हु का रिप्लाई क्या होता है, पर्सन, तो पर्सन हुआ। और जिया बॉट खरीदी व्हाट बुक्स, तो व्हाट का रिप्लाई हुआ, तो बुक्स क्या हो गया, नाउन। और ये व्हाट के तौर पे देखा जाए तो क्या हो गया, थिंग्स। और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ओके, अब इस चीज़ को ना एक और दो एग्जाम्पल पहले नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे अब इसी को हम थोड़ा सा ना उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा समझ रहे हैं, इसको पहले कर देते हैं। ऐसे अगर मैं लिखूं, बुक्स वर बॉट बाय जिया, ये नाम है, ठीक है। अब बताएंगे बुक्स वर बॉट बाय जिया, बुक्स वर बॉट बाय जिया। तो मैं पूछूंगा व्हाट वर बॉट बाय जिया, व्हाट वर, तो मैंने बोला कि व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई बना कि व्हाट वर बॉट बाय जिया। तो ये किसका रिप्लाई बना, व्हाट का, और व्हाट का रिप्लाई नाउन। तो यहाँ पे भी ये नाउन था, और आपने देखा ये यहाँ पे भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बनकर आया था, समझ पा रहे हैं, और यहाँ पे ये इस वर्ब का सब्जेक्ट बनकर के आया है। इसका मतलब एक बात आपको सीखने को मिली होगी कि अगर कोई थिंग्स है तो बुक तो थिंग्स ही है ना, कोई वस्तु है, तो बुक्स क्या है, थिंग्स। अगर कोई थिंग्स है या एनिमल्स है, अगर वो सब्जेक्ट के तौर पे है तब भी व्हाट का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट के जगह पे है तब भी व्हाट का रिप्लाई। यानी कि ये सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस इसके सेम होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। लेकिन इसमें अलग हो जाते हैं पर्सन में। अगर सब्जेक्ट है तो हु का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट है तो हुम का रिप्लाई। अब यहाँ हम थोड़ी ना करेंगे कि हुम वर बॉट बाय जिया। अरे जिया के द्वारा कौन खरीदा गया, किस इंसान को थोड़ी ना खरीदा, वो किस इंसान को थोड़ी ना खरीदी होगी, वो बुक्स को खरीदी होगी। तो समझ पाया क्या कि ये जो बुक्स हैं थिंग्स है, और थिंग्स व्हाट के रिप्लाई होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पे हो या ऑब्जेक्ट की जगह पे हो। पर्सन में ये अंतर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ एनिमल्स तक समझ लिया और थिंग्स तक। अब बात करते हैं, एक काम करते हैं, सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बस आपको ना इतना याद रखना है, दो चीज़ें आपको, बस दो चीज़ें याद रखनी है। वो कौन कौन सी मैं बता दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। देखिए, आपको यह याद रखना है कि हु, हुम
और इन सबको मिला करके व्हाट जो यहाँ लिख दिया गया है। तो हु, हुम और व्हाट का जो रिप्लाई बनेगा वो नाउन होगा। क्लियर। और दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि ये सब्जेक्ट बना, क्या बना? सब्जेक्ट। फिर क्या बना? ऑब्जेक्ट। फिर क्या बना? सब्जेक्ट। फिर क्या बना? ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखेंगे तो ये भी क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होंगे ना वही नाउन हमारे होंगे। मतलब वो या तो सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नाउन होंगे अगर ये सेंटेंस में जाएंगे तो दो काम करेंगे, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। वैसे नाउन के 5 काम होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ से सब काम हो जाएंगे अगर इस क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढेंगे। जो ये क्वेश्चंस 3 लिखे गए हैं ना, इनमें सारे नाउन्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि किसी लिखे गए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होंगे वो नाउन होंगे, वैसे पहचान सकते हैं, या इन क्वेश्चन वर्ड से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इनसे। ठीक है। तो इसलिए अब इन सबको मैं यहाँ से हटाता हूँ और फिर आपके सामने मैं कुछ यहाँ सेंटेंस लिखने का प्रयास करता हूँ। आपके सामने अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मतलब लिखने का प्रयास करते हैं जिसमें आपको नाउन आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है। लिखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें आपको पहचानना है कि आखिरकार नाउन है कौन। पहचानिए आखिरकार नाउन कौन है। पहचानिए, जल्दी पहचानिए आप नाउन कौन है। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ। ये एक नाउन है। आप पूछेंगे सर कैसे हुआ? मैं बोलूँगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने पूछा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट का रिप्लाई बना ये ऑनेस्ट में लिखा हूँ, यहाँ ऑनेस्टी करेंगे आप। ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं पूछूंगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ये व्हाट का रिप्लाई बना, नाउन हुआ। अब ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी है, मैं पूछूंगा व्हाट क्या है, आप बोलेंगे पॉलिसी, और आप बताएंगे ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हुआ जो पॉलिसी को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। समझ पाए होंगे कि ऑनेस्टी बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं लिखूंगा द लेडी रेज्ड अ क्वेश्चन, द लेडी रेज्ड अ क्वेश्चन, लेडी ने क्या किया, एक क्वेश्चन उठाया, क्या उठाया, एक क्वेश्चन। तो मैं पूछूंगा हु रेज्ड अ क्वेश्चन, आपने बोला लेडी, कौन क्वेश्चन उठाया, अ लेडी, मतलब द लेडी मतलब एक महिला थी, उसने क्वेश्चन उठाई, तो ये नाउन हुआ। लेकिन द लेडी रेज्ड उठाई, व्हाट, आपने बोला सर क्वेश्चन। समझ पाए। अब मैं बोलूँगा टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स मतलब कल कभी नहीं आता है। व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता है, आपने बोला सर टुमारो, ये किसका रिप्लाई हुआ, व्हाट का, व्हाट का रिप्लाई हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, आपने बोला सर ये नाउन हुआ, क्या हुआ, नाउन। एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, आई विल गो देयर टुमारो, आई विल गो देयर, यहाँ पे एक काम करते हैं, मोहन कर लेते हैं, मोहन विल गो देयर टुमारो, मोहन विल गो देयर टुमारो, मोहन विल गो देयर टुमारो, मोहन कल वहाँ जाएगा, मोहन कहाँ जाएगा, वहाँ, कब, कल, कब, ये व्हेन का रिप्लाई बन रहा है। क्या व्हाट, हु या हुम का रिप्लाई बन रहा है, आपने बोला सर नहीं बन रहा है। क्या इसे आप नाउन कहेंगे, नहीं कहेंगे, लेकिन सेम वर्ड को यहाँ पे आपने क्या कहा, नाउन।
जैसे अब एक सेंटेंस आपके सामने में लिखूंगा, गो इज अ वर्ब, ठीक है, गो इज अ वर्ब, गो क्या है, एक वर्ब है। व्हाट इज अ वर्ब, व्हाट इज अ वर्ब, आपने बोला गो इज अ वर्ब, व्हाट का रिप्लाई नाउन हुआ। गो इज व्हाट, गो है क्या, आपने बोला वर्ब है, क्या है, वर्ब, ये किसका रिप्लाई बना, व्हाट का, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब भी क्या हुआ, नाउन। अब इतना बताने के बाद मैं आशा ये करता हूँ कि अब लिखे गए सेंटेंस में आप क्या कर सकते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके सामने ना अभी क्या हो सकता है, कुछ समस्याएं आ सकती हैं जिसको मैं यहाँ लिखूँगा और आप समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं कन्फ्यूजन भी हमें हो जाता है। जैसे अब ना मैं इसको ना थोड़ा सा और डीप में चल करके बात करूँगा। अभी तो आपने ये सीखा कि व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखा आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। तो आपने पूछा हु विल हेल्प यू, मतलब कोई किसी ने पूछा हु विल हेल्प यू, आपकी मदद कौन करेगा, मैं। तो ये तो रिप्लाई बना हु का, बना या नहीं बना, कौन आपकी मदद करेगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, हु कौन करेगा, मैं। और आई विल हेल्प हुम, मैं मदद करूँगा, हुम किसकी, आपकी, किसकी, आपकी, तो ये हुम का रिप्लाई बना। और आपने अभी बोला क्या, बोला नहीं, या हो सकता है बोलेंगे क्या, कि सर आपने बोला था कि हु और हुम का जो रिप्लाई होता है वो तो हमेशा एक नाउन होता है, लेकिन यहाँ तो मैंने देखा कि एक प्रोनाउन आ गया। कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। आई और यू क्या है, ये दोनों प्रोनाउन है, आई और यू ये दोनों क्या है, प्रोनाउन। लेकिन ये भी तो हु और हुम के आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो यहाँ ना देखिए, आपने प्रोनाउन का एक डिफिनेशन वगैरह पढ़ा होगा कि जो वर्ड नाउन के लिए आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि जहाँ नाउन आता है वहाँ प्रोनाउन आ सकता है। ऐसा प्रोनाउन को क्या किया गया है, अलाउ किया गया है कि आप नाउन के जगह पे जा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि उस नाउन के जगह पे प्रोनाउन भी आ सकता है, इसलिए इस बात से थोड़ी सी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने बोला हु हुम और व्हाट का रिप्लाई नाउन हो जाएगा, आप आंख बंद करेंगे और फटाक से लगा देंगे कि हु विल हेल्प यू, कौन आपकी मदद करेगा, आई क्या हो गया, हु का रिप्लाई नाउन, तो गलत। समझना पड़ेगा कि आई और यू यहाँ प्रोनाउन हो गए, और प्रोनाउन कुछ गिने चुने हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, तो कन्फ्यूजन से आप बचे रहेंगे। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो समझ पाए कि नहीं कि हु हुम और व्हाट के रिप्लाई में नाउन तो आता ही आता है, पर प्रोनाउन को अलाउ किया गया है कि वो नाउन के जगह पे आ सकता है। तो कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा क्या, कि जहाँ नाउन है उसकी जगह पे प्रोनाउन आएगा, और प्रोनाउन भी हु हुम और व्हाट का रिप्लाई बन सकता है। अब जैसे मैं ना, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, ये सीखा कि जो नाउन है ना उसके जगह पे प्रोनाउन आ सकता है, मतलब नाउन के जगह पे प्रोनाउन आ सकता है। जैसे इसी सेंटेंस को आप फिर से लिखेंगे, आई शैल हेल्प यू। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में आई के साथ विल लगाया और सेकंड में शैल क्यों लगाए। ये बात है मॉडल वर्ब की, जब मैं मॉडल पढ़ाऊंगा तो बता सकते हैं कि आई के साथ शैल या विल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई शैल हेल्प यू, ये क्या हुआ, प्रोनाउन, क्या हुआ, प्रोनाउन। ये क्या हुआ, आपने बोला सर ये भी हुआ प्रोनाउन। यानी कि क्या समझ पाए कि हु और हुम के जो आंसर्स होते हैं वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन भी। तो यहाँ आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अब ना बात करते हैं थोड़ी हम नाउन और एडजेक्टिव के बीच, ठीक है।
बात यहाँ पे अब हम करेंगे नाउन और एडजेक्टिव के बीच कि आखिरकार नाउन और एडजेक्टिव के बीच में कौन सी ऐसी समस्या है जो क्या करते हैं, मतलब जो बच्चों को कन्फ्यूजन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे अपना हेडिंग बनाएंगे क्या, नाउन वर्सेस एडजेक्टिव, ये बनाकर चलेंगे और इनके बीच क्या होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। आइए देखते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे, क्या बोला कि आपसे मैंने बोला क्या कि आई बॉट अ गोल्ड रिंग, आई बॉट अ गोल्ड रिंग, मैंने एक सोने की रिंग खरीदी, अंगूठी खरीदी। ठीक है, एक काम करते हैं इसको हमने क्या कर सकते हैं, इसको हम मोहन लिख सकते हैं। ठीक है, या मोहन को हटाइए, इस पे किसी लड़की का नाम रेखा लिख सकते हैं, अंगूठी रेखा खरीदेगी। ठीक है, अब मैं बोलूँगा रेखा बॉट अ गोल्ड रिंग, रेखा ने क्या की, एक सोने की अंगूठी खरीदी। तो मैं पूछूंगा हु बॉट गोल्ड रिंग्स, हु बॉट अ गोल्ड रिंग, आपने बोला हु, कौन, आपने बोला रेखा, रेखा बॉट अ गोल्ड रिंग। हु बॉट अ गोल्ड रिंग, हु बॉट अ गोल्ड रिंग, गोल्ड की रिंग किसने खरीदी, आपने बोला रेखा बॉट अ गोल्ड रिंग, रेखा ने खरीदी। फिर मैंने पूछा रेखा बॉट व्हाट, रेखा ने खरीदी व्हाट, क्या, आपने बोला कि रेखा ने खरीदी क्या, तो आपने बोला कि एक रिंग खरीदी। तो ये किसका रिप्लाई बना, व्हाट का, और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन। और आप थोड़ा याद रखेंगे, नाउन के ठीक पहले, जस्ट पहले जो वर्ड आते हैं और नाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो रिंग थी, लेकिन ये क्या है, इसकी डिटेल्स है कि रिंग थी पर किस चीज़ की थी, गोल्ड की। तो आप पढ़े हैं कि जो नाउन में डिटेल्स ऐड करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये गोल्ड यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। ये गोल्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हैं, तो ये गोल्ड एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँगा गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है। व्हाट इज अ प्रेशियस मेटल, तो आपने बोला गोल्ड, यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई बना गोल्ड, तो यहाँ पे गोल्ड क्या हुआ, आपने बोला सर ये नाउन हुआ। यहाँ पे गोल्ड क्या हुआ, आपने बोला सर एडजेक्टिव हुआ। यानी कि सेम वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और वही सेम वर्ड नाउन भी हो सकता है। तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है। गोल्ड इज व्हाट, क्या है, अ मेटल, ये भी व्हाट का रिप्लाई बनना है। तो आप बोलेंगे ये भी एक नाउन है, और ये कैसा नाउन, इस नाउन में जो डिटेल सेट करे उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। तो प्रेशियस क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा आपको कि आखिरकार जो एडजेक्टिव है वो नाउन भी हो सकते हैं और वही एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा क्या, जैसे मैं बोलूँगा देयर आर मेनी गर्ल्स इन, देयर आर मेनी गर्ल्स इन दैट रूम। अब मैं पूछूंगा ये जो गर्ल्स है क्या है, आपने बोला देयर आर मेनी गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स हैं, क्या हैं, गर्ल्स, कहाँ, उस रूम में, उस रूम में बहुत सारी क्या है, क्या, व्हाट, क्या है, तो गर्ल्स हैं। तो ये गर्ल्स क्या हुआ, ये गर्ल्स नाम। एक ना काम करते हैं, आपको दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ पाएंगे आप। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल्स, गर्ल हॉस्टल, और हॉस्टल क्या है यहाँ पे, नाउन, और नाउन के ठीक पहले आकर के जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। यानी कि जो गर्ल होता है ना, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है।
अब देखिए इज एम आर के बाद यहाँ अगर इज एम आर पास्ट के बाद करूँ वाज या वर आएंगे तो कोई भी बी वर्ब या स्टेटिव्स आएंगे, उनके बाद अगर जो लिखा गया नाउन होता है ना उससे हम ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है, और ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं, इसे हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, ये बात पता होगा। और ये हमेशा ये सूचित करता है कि मेरे बाद एक नाउन आने वाला है, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये नाउन है। ठीक है। और जब यही नाउन किसी नाउन के पहले आ जाते हैं तो वो नाउन ना जो फर्स्ट आता है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि जो एक नाउन होता है ना वो एडजेक्टिव कब होगा? जब एक नाउन के ठीक पहले वो आ जाएगा। तो जो पहले वाला होगा एडजेक्टिव का काम करता है, बाद वाला नाउन का। जैसे गर्ल, हॉस्टल में गर्ल क्या हुआ? एडजेक्टिव। जैसे एक और वर्ड आपके सामने आता है, जैसे मैंने बोला गर्ल फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड क्या हुआ? आपने बोला सर नाउन हुआ, और नाउन के ठीक पहले जो आकर के नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या हो जाता है? तो यहाँ एडजेक्टिव हो जाता है। तो गर्ल फ्रेंड में कोई पूछेगा कि ये गर्ल क्या है तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव है। अगर सिर्फ सीधा ऐसा लिख करके पूछे कि गर्ल क्या है तब आप कहेंगे कि बताया नहीं जा सकता है कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि जब तक इसे हम सेंटेंस में नहीं देखेंगे हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? सेंटेंस में जाने के बाद ये काम कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ नाउन का। क्लियर? आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या समझे आप कि एडजेक्टिव और नाउन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ना अगले कंसेप्ट के तरफ, जो हमारा एक नाउन और एक वर्ब के बीच का कन्फ्यूजन होगा। नाउन और वर्ब, यानी कि नाउन और वर्ब में भी कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। जैसे आई, चलिए आई ही रहने देते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये गो की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आपने बोला सर ये वर्ब है, बिल्कुल मैं सही हूँ। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखा कि गो इज़ अ वर्ब, अब ध्यान से समझेंगे, गो इज़ अ वर्ब, गो एक वर्ब है। मैं पूछूंगा व्हाट इज़ अ वर्ब, आपने बोला गो इज़ अ वर्ब। व्हाट इज़ अ वर्ब? गो इज़ अ वर्ब। इसका मतलब गो क्या हुआ? व्हाट का रिप्लाई बना। और व्हाट का रिप्लाई तो आप जानते ही हैं कि क्या बनता है, आप बोलेंगे सर ये नाउन बनता है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा कि ये नाउन है। लेकिन गो इज़, गो है, मैं पूछूंगा व्हाट, आपने बोला वर्ब, क्या है? वर्ब। तो ये भी व्हाट का रिप्लाई बना, यानी कि लिखा गया जो वर्ड वर्ब लिखा गया इसे हम वर्ब पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वर्ब की? तो आप बोलेंगे नाउन है। क्या बोलेंगे? नाउन है। ये भी एक नाउन हुआ, ये भी एक नाउन हुआ, गो ये भी एक नाउन हुआ। क्लियर? तो अब आप वर्ब और नाउन के बीच कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। जैसे एक और आपके सामने लिख रहा हूँ, आई वर्क 8 hours, I work 8 hours every day. I work 8 hours every day. I work मतलब मैं काम करता हूँ, 8 hours मीन्स 8 घंटे, every day मीन्स प्रत्येक दिन। तो I work 8 hours every day, यहाँ वर्क क्या है? आपने बोला सर ये एक वर्ब है, लेकिन मैं बोल दूंगा वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, सुने होंगे, कर्म ही पूजा है। मैं पूछूंगा व्हाट इज वर्शिप, आपने बोला वर्क इज वर्शिप, ये व्हाट का रिप्लाई बना। क्या यहाँ ये व्हाट का रिप्लाई बन पा रहा है? तो बोलेंगे नहीं सर नहीं बन पा रहा है। जब ये व्हाट का रिप्लाई नहीं बना तो क्या इसे हम नाउन कह सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ये नाउन नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे नाउन है? कहेंगे हाँ बिल्कुल है। तो अब आप पहचान पा रहे होंगे कि हाँ नाउन कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में आखिरकार नाउन कौन है। आइए एक चीज़ और देखते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा आई डू माई वर्क,
मैं अपना काम करता हूँ। आई डू व्हाट, मैं करता हूँ क्या, अपना काम। तो ये व्हाट का रिप्लाई बना ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो यहाँ भी वर्क क्या हुआ, नाउन हुआ। यहाँ वर्क वर्ब हुआ, यहाँ नाउन और यहाँ पे भी नाउन। यानी कि नाउन और वर्ब के बीच भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। पर ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जैसे मैं बोल दूंगा क्या, जैसे बोल दिया कि लव कॉजेज हैप्पीनेस, लव कॉजेज हैप्पीनेस। तो मैं पूछूंगा व्हाट कॉजेज हैप्पीनेस, आपने बोला लव कॉजेज हैप्पीनेस। तो क्या ये व्हाट का रिप्लाई बना, लव, बोलेंगे हाँ। तो ये क्या हुआ, आपने बोला ये नाउन हुआ। क्या हुआ, अब मैं बोलूँगा लव कॉजेज व्हाट, तो आपने बोला हैप्पीनेस। तो ये भी व्हाट का रिप्लाई हुआ। तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लव नाउन हुआ। अगर मान लीजिए सेंटेंस ऐसा लिखा जाएगा, जैसे लिखेंगे आई लव हर, ऐसा मैंने लिखा, यहाँ पे लव क्या हुआ, आपने बोला सर वर्ब हुआ। यानी कि ये सेम वर्ड यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्ब, यहाँ पे क्या बन रहा है, नाउन। तो ऐसे आप कन्फ्यूजन से आप बच सकते हैं। जैसे मैं एक और आपके सामने लिखूँगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा, सी इज़ माई लव। अब बताएंगे सी इज़ व्हाट, लव, किसका, माई। तो यहाँ पे माई क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, पता है ना, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, नाउन। क्यों, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन हुआ, यहाँ पे वर्ब हुआ, यहाँ पे नाउन हुआ। तो इससे भी बच सकते हैं। तो यानी कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्ब है वो नाउन हो सकता है, और वही मतलब नाउन भी हो सकता है सेम वर्ड, और वही वर्ब भी हो सकता है। मतलब सेम वही वर्ड नाउन भी हो सकता है, वही वर्ब भी हो सकता है। तो नाउन और वर्ब के बीच जो कन्फ्यूजन है, अगर ध्यान देंगे तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि कई बार वर्ब और नाउन भी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं, जब इन सारे तरीकों को आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको क्या करते हैं, नाउन और एडवर्ब के बीच में कन्फ्यूजन कुछ होता है, उसको भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं कि नाउन और एडवर्ब के बीच में भी क्या कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे नाउन और एडवर्ब के बीच में कन्फ्यूजन। ठीक है, नाउन और एडवर्ब के बीच भी कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे ध्यान देंगे, ये हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है जैसे मैंने लिखा क्या, कि जैसे मैं लिख दूंगा नैना, नैना लव हर होम। यानी कि नैना लव्स हर होम, वो अपने घर को प्यार करती है। तो किसको, नैना लव्स व्हाट, होम। यहाँ पे होम क्या है, व्हाट का रिप्लाई है, किसका, व्हाट का। तो होम हुआ क्या, आपने बोला सर ये एक नाउन हो गया। क्या हो गया, क्या बोला, इस सर यहाँ पे होम एक नाउन का काम कर रहा है, जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर मैंने बोला ऐसे, मान लीजिए नैना गोज होम, नैना घर जाती है, नैना गोज वेयर। मैंने पूछा कहाँ जाती है, आपने बोला सर घर जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये किसका है, ये किसका रिप्लाई है, वेयर का। और वेयर का रिप्लाई क्या नाउन होता है, आपने कहा सर नहीं। तो वेयर का रिप्लाई होता क्या है, पिछली वीडियो को याद कीजिए, उसमें मैंने बताया था वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को पहचानने के लिए ना, इन दोनों में मैं कुछ क्वेश्चन वर्ड लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ना उसे आप याद कर लेंगे पहले। जैसे ध्यान देंगे, अगर आपको नाउन पहचानना है तो आप हु लगा करके क्वेश्चंस करेंगे, ओके। आप व्हाट हुम लगा करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आपने क्या किया, व्हाट लगा करके क्वेश्चंस किया।
और इनके जो आंसर्स आएंगे उन्हें आप नाउन कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। लेकिन एडवर्ब को पहचानने के लिए क्या करेंगे? वेयर लगा करके क्वेश्चंस करेंगे। एडवर्ब को पहचानने के लिए मतलब काम कहाँ हुआ, काम कैसे हुआ, कोई काम कब हुआ, कोई काम क्यों होता है या क्यों हुआ, कोई काम कब कब होता है, मतलब इनके जो आंसर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। अब इस बात को आप बताएंगे, जैसे आएगा कि ही लव्स हिज होम, वह अपने घर को प्यार करता है। तो ही लव्स व्हाट? होम। किसका रिप्लाई बना? व्हाट का। तो व्हाट का रिप्लाई आपने बोला सर नाउन हुआ। ओके, और इन सब के रिप्लाई एडवर्ब। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा ही वेंट, वह गया, मैं पूछूंगा वेयर, किधर गया, कहाँ गया, आपने बोला सर घर गया, तो ये किसका रिप्लाई बनना है? वेयर का। और जो वेयर का रिप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेयर के रिप्लाई को एडवर्ब। यानी कि ये होम जो लिखा है यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है। जैसे मैं आपके सामने और एक लिखना चाहूँगा, ही वेंट यस्टरडे, ही वेंट यस्टरडे, वह कल गया था। ही वेंट, वो गया था। वेन, कब गया था, अब बताएंगे जरा। तो आपने बोला सर यस्टरडे, कल गया था, और वेन आ गया तो वेन का रिप्लाई क्या होगा? आपने बोला सर एडवर्ब होगा। लेकिन मैं बोल दूंगा यस्टरडे इज अ काइंड ऑफ डे। यस्टरडे एक प्रकार का दिन होता है, बिल्कुल होता है। यस्टरडे, व्हाट इज अ काइंड ऑफ डे? आपने बोला सर यस्टरडे, ये किसका रिप्लाई बनना है? यस्टरडे किसका आंसर बनना है? आपने बोला सर व्हाट का बनना है। और व्हाट के आंसर्स को क्या कहते हैं? आपने बोला सर नाउन कहते हैं। तो यानी कि ये जो लिखा गया सेंटेंस में वर्ड है वो यस्टरडे, यहाँ नाउन है और यहाँ पे एडवर्ब है। समझ पा रहे होंगे कि नाउन और एडवर्ब में भी कन्फ्यूजन पैदा हो सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं दिए तो। अगर ध्यान दिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब बात करेंगे किस किस के बीच। एडवर्ब तो हो गया ना, अब बात कर लेंगे हम किसके बीच? नाउन और, देखिए यहाँ तक तो हो गया, ऐसे ना सबके बीच हो सकता है, लेकिन अब ना कुछ और कन्फ्यूजन टाइप के जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कन्फ्यूजन टाइप में क्या आ सकता है, जैसे मैं पूछता हूँ ना बच्चों से, अक्सर मैं जब कहीं पढ़ाता हूँ तो बच्चों से ये पूछता हूँ कि आई क्या है, तो बच्चों का आंसर ये होता है ना कि सर आई जो है एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। तो मैं पूछता हूँ ये कैसे पता? वो बोलते हैं सर मुझे पहले से ही पता है कि आई प्रोनाउन है। मैं कहा तुम्हें पहले से कैसे पता? अगर मैं पूछूंगा आई के साथ क्या लगेगा, इज या एम, तो बच्चे फटाक से बोल देते हैं सर इज का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, आई के साथ हम एम लगाते हैं। फिर मैंने पूछा कैसे? कहेंगे हमें याद है कि आई के साथ एम लगाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गड़बड़ी है। क्या है? क्योंकि जब तक हम पूरा सेंटेंस नहीं देखेंगे हम कैसे बता सकते कि कौन क्या है। अगर मैं लिखूंगा आई इज या आई एम अ प्रोनाउन, तो क्या मैं एक प्रोनाउन हूं? बताइए, मैं एक प्रोनाउन है, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मैं प्रोनाउन हूं? तब एम सही बैठ रहा है यहाँ। आपने कहा नहीं सर अब तो एम लग रहा है कि गलत है। आई एम अ प्रोनाउन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते। तो एम को काटिए, यहाँ से हटाइए और लिखेंगे आई इज अ प्रोनाउन। आई जो होता है वो एक प्रोनाउन होता है। तो मैं पूछूंगा कि आई की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यहाँ पे आई एक प्रोनाउन होता है, ये बात बोली गई है, लेकिन इस सेंटेंस में आई क्या है, नाउन है या प्रोनाउन? तो यहाँ भी बच्चे कन्फ्यूजन होकर बोलते हैं आई प्रोनाउन। बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज अ प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन है बताइए? आई। तो यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, किसका रिप्लाई बन रहा है?
व्हाट का, कि व्हाट इज अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन। क्या ऐसे बोलेंगे हु इज अ प्रोनाउन, कौन प्रोनाउन है, आई, ऐसा बोलूँगा मैं प्रोनाउन हूँ, हु इज अ प्रोनाउन नहीं, अरे ये कोई इंसान थोड़ी ना है। इंसानों के लिए, पर्सन के लिए ना हु या हुम का यूज करते हैं, ये कोई इंसान नहीं है कि हु इज अ प्रोनाउन, कौन प्रोनाउन है। व्हाट इज अ प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन है, आई। तो समझे कि आई के साथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, इज। अब मैं बात करूँ यू क्या है, फिर वो गलती मत कर बैठना, कौन सा, कि यू एक प्रोनाउन होता है। फिर मैं लिख दूंगा कि यू इज़ अ प्रोनाउन, यू एक प्रोनाउन होता है। फिर इस सेंटेंस में यू के साथ इज आप देखेंगे, अगर आपने आर लगाया तो ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। मैं पूछूंगा व्हाट इज अ प्रोनाउन, यू इज़ अ प्रोनाउन। यू इज़ अ वर्ड, यू एक शब्द होता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यू इज़ अ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यू के साथ हम इज का यूज, यू के साथ इज का प्रयोग करेंगे। अब आई जो है ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इज़ अ लेटर, आई एक लेटर होती है, तो आई के साथ आप यहाँ इज लगाएंगे। यानी कि आपको पहले से रट के नहीं बैठना है कि आई के साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं। आई के साथ इज भी हो सकता है, और आई यहाँ पे एक नाउन के तौर पे यूज होता है, और ये एक थिंग्स की तरह से यूज होता है। व्हाट का रिप्लाई बना, पर्सन तो हुआ नहीं यहाँ पे, तो ये एक नाउन हुआ। यानी कि बात यहाँ पे थर्ड पर्सन की हो रही है आई से। आई एक लेटर है, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि आई इज अ लेटर, ये आई जो है एक लेटर है, मैं थोड़ी ना लेटर हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो स्पीकर होता है, बोलने वाला, वो अपनी बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। यहाँ जब स्पीकर अपनी बात करता है ना, तो आई के साथ एम का यूज करते हैं। जैसा भी स्पीकर बोलेगा आई एम, या मान लीजिए एज, आई एम या इज अ टीचर, क्या अब ऐसा मैं बोल सकता हूँ, जो बोल रहा है वो खुद बोल रहा है कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ आई किसको बता रहा है, आपने बोला सर आई ने स्पीकर को बता रहा है। क्या बोला, सर आई जो है स्पीकर को बता रहा है। स्पीकर में बोलने वाला जो बोल रहा है वो खुद अपनी बात कर रहा है कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो जो बोलने वाला है इस सेंटेंस को वो अपनी बात करने लग जाए तो एम सही होगा, इज गलत। लेकिन यहाँ पे जो बोलने वाला कोई और है और आई नहीं है, आई इज़ अ लेटर, वो बोलने वाला कोई और है, वो अपनी बात नहीं करके सिर्फ इसको एक वर्ड के तौर पे यूज कर रहा है या एक लेटर के तौर पे कि आई एक लेटर है, तो वहाँ पे इज लगाएंगे। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकते थे। तो आपके सामने ना मैं छोटे छोटे एक आध क्वेश्चंस लिखूंगा, इसके बाद इस चीज़ को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे यहीं पे, ठीक है। तो छोटे तौर पे हम क्वेश्चंस अब एक दो लिखेंगे जिसमें आप पहचानेंगे नाउन। लिखो, देखिए जैसे मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपने बोला सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो मैं पूछूंगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, व्हाट, ये किसका रिप्लाई बना, व्हाट का, मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, आपने बोला इंग्लिश। अब व्हाट का रिप्लाई बना तो इसका मतलब नाउन तो होगा ही, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग नाउन, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको नाउन पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउन, आई एम टीचिंग नाउन, तो नाउन पढ़ा रहे हैं ना, तो नाउन क्या हुआ, आपने बोला सर ये भी व्हाट का रिप्लाई हुआ, तो ये क्या बना, ये भी नाउन है। आई एम टीचिंग वर्ब, मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ अगर बोलूँ तो वर्ब भी क्या हुआ, व्हाट का रिप्लाई हुआ, क्या आई एम टीचिंग व्हाट, वर्ब, आई एम टीचिंग एडजेक्टिव, मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, क्या, तो एडजेक्टिव भी व्हाट का रिप्लाई बना, क्या आई एम टीचिंग व्हाट एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ कुछ भी वर्ड आप लिख लीजिए वो व्हाट या हुम के रिप्लाई बनेंगे और वो नाउन हो जाएंगे। जैसे आई एम टीचिंग मोहन, मैं मोहन को पढ़ा रहा हूँ, तब आप बोलेंगे आई एम टीचिंग व्हाट, नहीं मोहन पर्सन आ गया, आई एम टीचिंग हुम, मैं पढ़ा रहा हूँ हुम किसको, तो हुम का रिप्लाई क्या हुआ, ये भी नाउन हुआ। तो आप समझ पाए होंगे कि व्हाट, हु और हुम के रिप्लाई हमारे नाउन होते हैं। कई बार वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं क्योंकि प्रोनाउन को अलाउ कर दिया गया है कि वो नाउन के जगह पे आ सकता है। और मैंने देखा नाउन और प्रोनाउन में भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं, उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में मैंने बात किया। नाउन और एडजेक्टिव के बीच भी कन्फ्यूजन हो सकते हैं, उसको भी मैंने देखने का प्रयास किया।
फिर नाउन और वर्ब के बीच भी कन्फ्यूजन हो सकते थे, उसको मैंने बताया। नाउन और एडवर्ब के बीच भी कन्फ्यूजन हो सकते थे, उन्हें भी मैंने बताया। इस तरह से किसी के भी बीच कन्फ्यूजन हो सकते हैं, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कुछ भी हो। प्रीपोजिशन और नाउन में भी हो सकते हैं, कंजंक्शंस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे कन्फ्यूजन कैसे बचेंगे, कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको बताया कि व्हाट, हु और हुम 3 वर्ड का बस आंसर देंगे और इनके आंसर जो आएंगे वो नाउन हो जाएंगे। लेकिन प्रोनाउन भी आ सकता है, वहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो बस आज के वीडियो में मैं सोच रहा हूँ सिर्फ इतना ही आपको बताया जाए, नाउन आइडेंटिफिकेशन। इसके आगे डिटेल्स में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको देखते रहें और एंजॉय करें।